किसान भाइयों नमस्कार। आपका धान का फसल लगभग गभोट अवस्था में आ गया होगा और विभिन्न प्रकार की रोग कीट का प्रकोप भी, चूंकि अभी पानी कम हो गई है और जिन्होंने प्रिकॉशन पहले या सावधानियां पहले नहीं बरती है, ऐसे किसानों के खेत पे पेनिकल माइट हो गया या पोटास की कमी, या कहना चाहिए कि आपका राइस ईयर हेड बग है ना, घुन्नी घुन्नी घुन बाली घुन, ये सब दो तीन चीज़ें हैं जिनकी जो लक्षण है लगभग एक समान है। इसकी समस्या आ रही होगी और इसको पहचान करके इस रोग का या इस कीट का निदान कैसे करें, आज इसको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। जी हाँ नमस्कार, मैं अशोक प्रसाद, कृषि सलाहकार एवं कीट रोग विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ सहित भारत के सभी किसानों को का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और बने रहिए मेरे साथ। किसान भाइयों, मैं बात करूंगा सबसे पहले बाली घुन या राइस ईयर हेड बग नाम से आप थोड़ा सा परिचित होंगे। घुन घुन जानते हैं क्या होता है। इसकी जो मुख्य लक्षण है किसान भाइयों, वो बड़ा ही चिंताजनक है। धान की बाली पर छोटी छोटी घुन दिखाई देती है। ध्यान चाहूँगा सभी का, धान की बाली पर छोटे छोटे घुन दिखाई देते हैं। घुन तो आप समझते ही होंगे, बाली के दाने खराब हो जाते हैं जिससे। घुन क्या है कि मतलब रस बनते टाइम बाली में जो रस बनता है बीज बनने हेतु, उसको चूसने लगता है और वो खाली रह जाता है और खखरा बदरा इसी कारण होता है, इसकी शिकायत आती है। लगभग अभी मैं दो तीन चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगा और इनके लगभग लक्षण एक जैसे हैं। किसान भाइयों को इसे पहचानने में या इसके नियंत्रण में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने आगे के वक्तव्य में इसे बताने की, समझाने की कि हम इसको सरल ढंग से किस प्रकार से देख सकें, समझ सकें या इसके लक्षण को पहचान कर सकें, है ना। ये जो ईयर बग है, इससे क्या होता है कि आपका बाली में जो घुन दिखाई देते ही हैं, साथ ही साथ दाने खराब हो जाते हैं, बदरा आ जाते हैं, उसमें दाने बनते ही नहीं और फसल की उत्पादकता मतलब उत्पादन में कमी आती है, सीधी सी बात है। अभी मैं इसके नियंत्रण की बात कर लूँ, फसल की नियमित निगरानी करें। आप जब फसल ले रहे हैं अभी धान की, तो अभी इस समय आपको उसकी निरंतर उसको सर्विलेंस करने की आवश्यकता है, उसकी निगरानी करने की आवश्यकता है। कीटनाशक का जो दवाई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इसके लिए हम एमिडाक्लोरोपिड हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया आदि कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। फसल सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष सुधार करें, ध्यान दें। मैं फिर एक बार बोलूँगा कि फसल सिंचाई, जो हम खेत में पानी दे रहे हैं या हमने खेत में पानी जमा करके रखा है उसका, और उर्वरक प्रबंधन का, जो अपन खाद डाल रहे हैं, इसकी प्रबंधन आपको करना इस कीट के हेतु या अब आने वाले समय के लिए फसल के अच्छे उत्पादन के लिए इसका प्रबंधन करना आपको नितांत आवश्यक है। फसल कटाई के बाद जब आपकी धान कट जाती है, आजकल देखा गया है, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो किसान धान के ऊपर धान लेता है। खरीफ में धान लिया, उसके बाद रबी में भी धान ले रहा है। और इसकी जो मुख्य समस्या है ना, नरई जानते होंगे आप, मैंने धान की बाली काटी और उसकी जो नीचे जड़ है वो खेत पे ही रह जाती है और वहीं से ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। तो ये तो थी हमारी बाली घुन्नी की बात या राइस ईयर हेड की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। अब मैं एक महत्वपूर्ण कीट की बात करूंगा जो हमें नग्न आँखों से देखना, या कहना चाहिए कि उसका हम परीक्षण निरीक्षण करने में हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और इस कीट के प्रकोप से आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं तो इतना सारा पोटाश डाला, या पोटाश की कमी से जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ जो इस कीट पेनिकल माइट के वजह से लगभग इनके लक्षण एक जैसे रहते हैं। जो पहले बात किया राइस ईयर बग की, पेनिकल माइट की या पोटास की कमी की, तो ये लक्षण सारे एक जैसे ही रहते हैं और किसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसे कैसे पहचानूं या इसका नियंत्रण कैसे करूं। तो मैं बात कर रहा हूं पेनिकल माइट की। यह एक महत्वपूर्ण कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता ही है और साथ ही साथ आमतौर पर धान के फूल, जब फूल आती है ना, पेनिकल है ना, पर हमला करता है। फूल या पेनिकल पर हमला करते हुए देखा गया है।
और पेनिकल माइट या छोटे आकार के होते हैं जो हमें आंखों से देखना कठिन होता है। अब इसकी जो लक्षण है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। पेनिकल और पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। पेनिकल ऊपर का सिरा, और पत्तियां जो रहती है, धान की पत्तियां जो रहती है, बाली जो रहती है, उस पर ना सफेद सफेद धब्बे। और आप अब यहीं से कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है किसान को कि वो ब्लास्ट लग रहा है या मतलब कि रोग लग रहा है कि कीट के द्वारा इसका प्रकोप हो रहा है। यहीं से सिमिलरिटी नजर आने लगती है किसान को। तो ये संक्रमण के बाद पत्तियां और पेनिकल छोटे छोटे धब्बे उस पर नजर आएंगे, सफेद कलर के। बालियां अधपकी रह जाती है। ध्यान चाहूंगा, पोटास के कमी से भी बालियां अधपकी रहेगी। और ये पेनिकल माइट जो कीट है, इसके कारण भी बाल अधपकी रह जाती है। संक्रमित पौधों में बालियां ठीक से नहीं भर पाती है, चूस लेता है दूध को, ये कीट चूस लेता है, जिससे पैदावार में कमी आती है ना। दाने सूख जाते हैं, संक्रमित दाने अक्सर सूख जाते हैं या पीलापन आ जाता है, एक मटबतरा आ जाता है। आप देखेंगे स्लाइड के माध्यम से, ये पीछे मेरे जो स्लाइड चल रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक मटबतरा आ जाता है, पीला 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 वो दाने दिखने लगते हैं। पेनिकल माइट के कारण पौधे का सामान्य विकास रुक जाता है। आपकी फसल अभी तक अच्छी दिख रही है, अभी आपकी पौधे गबोट अवस्था में आ गए हैं, लेकिन इन सब लक्षणों के कारण या इन सब रोगों के कारण क्या होगा कि उसका विकास रुक जाएगा, जिससे फसल का गुणवत्ता और दानों या मात्राओं में ह्रास होती, कमी होती है। इसका नियंत्रण के ऊपर मैं चर्चा करूं तो संवेदनशील किस्म है ना, इसके प्रति जो रेजिस्टेंट पावर वाली जो किस्म है, उससे बीज का किसानों को चयन करना बहुत जरूरी है। माइट प्रतिरोधी धान की किस्मों का चयन करने से संक्रमण की संभावना बहुत कम हो सकती है। साफ सफाई, सभी किसानों को ध्यान चाहूंगा कि पेनिकल माइट केवल धान कुल के ही फसल में या कहना चाहिए घास में उत्पन्न होने वाला एक कीट है। साफ सफाई, आपके खेत में साफ सफाई करते रहना नितांत आवश्यक है। इसका प्रकोप सबसे पहले आपके मेड़ के घास में आएगा। गंभीरता से ध्यान चाहूंगा आप सभी किसान भाइयों का कि इस कीट का प्रकोप केवल धान फसल में बहुत ही संक्रामक रूप से देखा गया है, बहुत जल्दी फैलते हैं। ये निदाई गुड़ाई कराते रहे। खरपतवार का नियंत्रण इस कीट से बचने का सबसे बड़ा औजार है। इस कीट के जो संभावनाएं हैं कि ये कब बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पेनिकल माइट का गर्म और आर्द्र ह्यूमिडिटी वाली वातावरण में अधिक होता है। यानी कि तापमान 25 अंश से 30 अंश सेंटीग्रेड के बीच में हो और खेत में नमी अधिक हो तो पेनिकल माइट का फैलाव 100% होगा, बढ़ ही जाएगा। तुरंत उर्वरक, मान के चलिए अगर हम नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं हमारे खेत में तो भी बहुत घातक है, हमको उर्वरक प्रबंधन करना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, एक बात और ध्यान चाहूँगा, आपको सघन खेती नहीं करनी है। आपको खेत में जब पौधरोपण करते हैं या सिंचाई करते हैं या जो भी जिस पद्धति से आप धान का खेती कर रहे हैं, नितांत आवश्यक है कि पौधों में दूरियां बना करके रखें। उदाहरण के लिए एक कमरे में अस्त व्यस्त रूप में हम 10-12 लोग बैठे हैं और उसके बगल वाले कमरे में वही 10-12 लोग लाइन से बैठे हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हमें फसल उत्पादन करने में, खासकर मेरे छत्तीसगढ़ के किसानों से निवेदन करूंगा कि आप ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं या रोपा लगाते हैं, थरहा वो रोपा लगाते हैं ना, तो पौधों से पौधों की दूरी अवश्य रखें ताकि इस रोग से, इस कीट के प्रकोप से हम अपनी फसल को बचा सकें। खराब जल निकासी, समझ रहे होंगे मेरी बात को। खराब जल निकासी मतलब कि आप अपने खेत में पानी भर के रखे हैं लेकिन उसको बहाने का या उसको बाहर पानी को ले जाने का कोई साधन नहीं है, या हम डरते हैं कि बारिश की पानी कम हो जाएगी। और चूंकि हम सघन रूप से खेती कर चुके हैं
तो इस पे जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि अगर खेत में जल निकासी सही नहीं है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो नमी तो रहेगी ही, है ना। तो इस प्रकोप, इस माइट कीट का प्रकोप बहुत ही तीव्रता से होती है। कल कीट का प्रकोप, माइट का प्रकोप तभी होता है जब आपकी धान की फसल में फूल आने लगती है, फूलने की अवस्था रहती है, तभी इसका अटैक होना शुरू हो जाता है। तो और कहना चाहूँगा किसान भाइयों, जब हमारा धान का फसल प्रजनन अवस्था में रहता है, या कहना चाहिए कि फूलने की अवस्था में रहता है, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग स्टेज में रहता है, तब इसका जो इस कीट का जो प्रकोप है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है, पीक पीरियड है। इस टाइम का ही हमको विशेष ख्याल रखना है और निगरानी बनाए रखना है। पहचान कैसे करें? देखिएगा, मैं पहले जो बताया था ईयर हेड, है ना, बग के बारे में, अब इसकी पहचान बता रहा हूँ। अब दोनों में सिमिलरिटी या क्या समानता है या क्या अभी समानता है, इसको आप थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा। पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का पीला होना, पेनिकल माइट का सीधा प्रभाव पत्तियों पर कम होता है ना। पत्तियों का पीला या हल्कापन या झुलसना आमतौर पर अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि पोषक तत्व की कमी, अन्य रोग या सूखे के कारण भी हो सकता है। पीलापन, है ना, और इसके कारण भी होता है, और ईयर हेड बग के कारण भी होता है। 3 लक्षण एक साथ एक जैसे। अब इसे हम जब तक गंभीरता से इस बात को नहीं समझेंगे या समय समय पर निरीक्षण नहीं करेंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जड़ों का सड़ना या कमजोर होना, पेनिकल माइट मुख्य रूप से पेनिकल या बालियों और दानों पर हमला करता है। पेनिकल माइट मुख्य रूप से बालियों और दानों पर हमला करता है, और दानों पर हमला करने के कारण जड़ों पर इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहता है। जड़ संबंधी समस्याएं जल भराव, फफूंद या बैक्टीरियल रोग के कारण हो सकता है। तनों का टूटना या झुलसना, तनों का गिरना या टूटना या अन्य कीटों, बीमारियों या पोषक संबंधी असंतुलन के कारण होता है, लेकिन यह पेनिकल माइट के कारण नहीं होता। ये देखिएगा, दोनों में पहले जो बताया था इसमें यही डिफरेंस है। इसके कारण देखिएगा, जो पहला एक कीट बताया था, एक बग बताया था, उसके और इसके जो कारण है उसको देखिएगा कैसे होते हैं। बालियों का पका या सूखा रहना, उसमें भी था, बीज नहीं भर रहा था। अब इसमें भी वही लक्षण आ रहे हैं। बालियों का अधपका या सूखा रहना, पेनिकल माइट के कारण बालियां पूरी तरह से नहीं भरती हैं और दाने अधपके या सूखे रह जाते हैं, कड़ा हो जाता है या पकता ही नहीं, है ना। और दानों में सड़न या पीलापन आ जाता है। माइट के प्रकोप से दाने पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं, और जिसके कारण इसका भी विकास रुक जाता है। पहले जो बग बताया हूँ, जो घुन बताया, उसमें भी यही है, सेम है। और पेनिकल पर सफ़ेद धब्बे, आप पहले के मेरे वक्तव्य को देखिएगा इसी वीडियो में, उस पर भी धब्बे, इस पर भी धब्बे, मतलब कि कन्फ्यूजन है, टोटल कन्फ्यूजन है ना। तो इस पर भी धब्बे पड़ते हैं। और पेनिकल माइट का प्रमुख प्रभाव पेनिकल में दानों पर होता है। जब दाने बनते हैं तभी इसका और ज़्यादा देखा गया है, जबकि जड़, पत्तियां, तनों पर इसका प्रभाव बहुत कम होता है। मन में प्रश्न आता होगा कि क्या पोटाश डाल करके हम इसका निदान कर सकते हैं? क्योंकि पोटाश की कमी से भी कहते हैं ना वैज्ञानिक लोग, या हम कृषि सलाहकार लोग कहते हैं कि आप अपने खेत के फसल में पोटाश का प्रयोग कीजिए। और जनरली पोटाश का प्रयोग किसान तभी करता है जब उसके खेत में गबोट अवस्था में हो या बीज में दाने या दूध भर रहे हैं, उस अवस्था में मैं सलाह देता हूँ 8 किलो प्रति एकड़ के भाव से। तो लगभग इनके वही है। तो क्या ये पोटाश से पेनिकल माइट का नियंत्रण या कंट्रोल कर सकता है? भाइयों ध्यान चाहूँगा, पोटाश कोई कीटनाशक नहीं है। ये आपके किसी भी प्रकार के कीट से आपके फसल को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। हाँ, एक सहनशीलता प्रदान जरूर करती है। पोटाश डालने से आपके खेत में जो फसल है, जो धान है, उसमें एक रेजिस्टेंस पावर तो इम्प्रूव करेगी, बीज में चमक भी आएगी, दाने में दूध का भराव भी होगा। अब चूंकि अगर आपका पेनिकल माइट अटैक कर चुका है ना, या आपका राइस से ईयर हेड बग इसका अटैक हो गया है, तो पोटाश भी इसका समाधान नहीं है। भाई, पेनिकल माइट से बचने के लिए हमको एक विशेष उपाय या विशेष नियंत्रण विधि अपनाने की ज़रूरत होती है। पेनिकल माइट का उपयोग में कौन कौन सा रासायनिक कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं,
इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। डाइकोफॉल या प्रॉपर गाइड करके, ये दोनों लगभग एक से हैं, इससे मॉलिक्यूल का आप प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात, हम कीटनाशक तो डाल रहे हैं लेकिन इसका प्रबंधन हमको शुरू से ही करना है ताकि ये रोग न लगे। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस है ना, इसका हमको संतुलित मात्रा में पौधे को देना है ताकि वो पौधा स्वस्थ रहे, कीटों के प्रति अधिक सहनशील उत्पन्न हो। अगर आप ज़्यादा फसल में खाद डालेंगे तो निसंदेह रूप से इसका प्रभाव या इस कीट का प्रकोप आपके खेत में देखने को मिलेगा। पहले बताया कि खेत में साफ सफाई और जल निकासी का उचित प्रबंधन करना किसान भाइयों को बहुत आवश्यक है। और आपको मैं बताना चाहा हूँ, प्रयास किया हूँ कि सबसे पहले मैं राइस ईयरहेड बग की बात किया हूँ, उसके पेनिकल माइट की बात किया हूँ, और साथ में पोटास के कमी के भी लक्षण या उसके फायदे की भी बात की हूँ। लगभग इनकी जो प्रकोप है, लक्षण है, ये लगभग एक जैसे ही होती है। तो किसान भाइयों को सजग रहने की जरूरत है। इतना मान के चलिए कि पेनिकल माइट के कारण आपका फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे आपको उत्पादन की कमी होती है, मतलब कि अधिक उपज नहीं आ सकती। तो इसका नियंत्रण, इसका निगरानी रखना बहुत जरूरी है। अपने खेत में जो मेड़ है उसके घास को हटा के रखिए, क्योंकि ये घास कुल के में पहले आते हैं, उसके बाद इसके कीट जो है धान के फसल में चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, साफ सफाई रखें, सजग रखें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने प्रयास किया है कि मैं अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी किसान भाइयों को निवेदन है कि अगर आप मेरे इस साइट पे या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अपनी भाषा में, एक किसान के भाषा में शब्दों को लेकर के हर फसल के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगामी आपको किस फसल पे वार्तालाप सुनना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।